अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 वेव्स, और आज हम उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होती है और किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हुए कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस के बारे में हमने एक डिस्क्रिप्शन अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी, जब हमें बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। हमने सीखा कि जब दो वेव्स होती हैं और वो दो वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है, तो डिफरेंट तरह के फिनोमिना होते हैं वहाँ पे। उन्हीं फिनोमिना में से एक फिनोमिनन था जिसे हम लोग इंटरफेरेंस का नाम देते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इन डिटेल सीखने जा रहे हैं इसके बारे में। सबसे पहले, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को याद करें तो हमने कहा था कि अगर दो वेव्स कुछ इस तरह से हों कि उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों और इस तरह से वो सुपर इम्पोज भी करें, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो फिर उसके रिजल्टेंट में जो फिनोमिनन होता था हम उसे इंटरफेरेंस का नाम देते थे। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। when two waves having same frequency traveling in same direction superimpose। तो स्टूडेंट्स, क्या बताया अभी तक हमने? दो वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, ट्रैवल भी सेम डायरेक्शन में कर रही हैं और सुपर इम्पोज होती है, मतलब ओवरलैप कर लेती हैं। तो फिर इससे होता क्या है? देन एट सम points the waves reinforce the effect of each other, and at some points they cancel the effect of each other. This phenomena is called interference। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन की कि इंटरफेरेंस क्या होती है। कि जब भी हमारे पास दो वेव्स हों, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करता जाता हूँ, जब दो वेव्स हों और उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन। जब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन की वेव्स सुपर इम्पोज करें, सुपर इम्पोज करने का मतलब हम लोगों ने स्टूडेंट सीखा था कि वो ओवरलैप करें, तो फिर क्या होता है? एट सम पॉइंट्स द वेव्स रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स, रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्स का मतलब होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि जो जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगी तो इस तरह का रिजल्टेंट बनाएंगी जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है कि एंड एट सम पॉइंट्स दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे ये एक दूसरे के इफेक्ट को
कैंसिल कर देती हैं। तो इस तरह का जो फिनोमिना है उसे हम लोग स्टूडेंट्स नाम देते हैं इंटरफेरेंस का। अब इस इंटरफेरेंस को इन डिटेल स्टडी करने से पहले और एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में इसका एनालिसिस करने से पहले हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। हमने देखा कि दो तरह के डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं। एक काम क्या हो रहा है, रीइंफोर्स कर रही हैं एक दूसरे को, और एक काम क्या हो रहा है, कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को। तो रीइंफोर्स भी हो सकती हैं और कैंसिल भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करें तो हमें इन दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा कि रीइंफोर्स का मतलब क्या है और कैंसिल करने का मतलब क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं और हम इसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम के अंदर एक वेव कुछ इस तरह से मौजूद है। इसे हम लोग वेव नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और वेव भी मौजूद है जो कुछ इस तरह से है। इसे स्टूडेंट्स हम लोग वेव नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर ये दो वेव्स अकेली अकेली अपनी आइडेंटिटी की बजाय किसी एक ही मीडियम में एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, तो हम इनको यहाँ पे ओवरलैप करते हुए देखते हैं। लेट्स सपोज ये जो वेव 1 है, ये वेव 1 इस तरह से यहाँ पे मौजूद है, और जो वेव 2 है वो भी यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। अब ये दोनों वेव्स एक ही जगह पे मौजूद हैं और इस वक़्त इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, यानी इस वक़्त ये सुपर इम्पोज़ हो रही हैं। और स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा था कि अगर हम इनके एम्पलीट्यूड्स की बात करें, अगर इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसे हम लोग y1 कह दें, इस वेव के एम्पलीट्यूड को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे दें y2 का, तो ये दोनों वेव्स मिलेंगी और एक रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। जो रिजल्टेंट वेव इनकी ओवरलैपिंग से बनेगी, और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर होगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। यानी अगर मैं इस एम्पलीट्यूड की बात करूं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इसे y का नाम दे दें तो ये y जो था वो y1 प्लस y2 के बराबर था। यानी इस जगह पे इस सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो दो वेव्स थी और वो दोनों वेव्स मिली हैं और उन्होंने एक नई वेव बना दी है। इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया है और रिजल्टेंट का अगर हम लोग एम्पलीट्यूड देखते हैं तो वो दोनों वेव्स के सम के बराबर है, यानी इंक्रीज कर गया। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ है री करना, यानी दोनों वेव्स ने एक दूसरे को रीइंफोर्स किया है और एक नई वेव बना दी जिसका एम्पलीट्यूड दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के सम के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये कहलाता है रीइंफोर्स करना। और अगर हम इसका ऑपोजिट इफेक्ट देखें, वो क्या था कि अगर हमारे पास एक वेव कुछ इस फॉर्म में मौजूद है और फिर इसके साथ साथ हमारे पास एक और वेव भी है जो हमारे पास कुछ इस शक्ल में मौजूद है। अब अगर ये दोनों वेव्स जो हैं वो सुपर इम्पोज करती हैं, तो हम इन्हें देखते हैं कि अगर ये ऊपर वाली वेव मैं यहाँ पे इस तरह बना रहा हूँ और जो नीचे वाली वेव है उसको भी मैं यहाँ पे सुपर इम्पोज कराता हूँ, तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है अगर इनके एम्पलीट्यूड्स की बात करें यहाँ पे अगर इसका एम्पलीट्यूड y1 है और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक y2 है, तो स्टूडेंट्स हमने सीखा था कि जो y2 यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था कि इनका जब रिजल्टेंट बनेगा दोनों की ओवरलैपिंग से, तो वो रिजल्टेंट हमारे पास इन दोनों के सम के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग स्टूडेंट्स वही चीज़ y देखते हैं तो y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस ऑफ y2 आएगा, यानी ये हमारे पास y1 माइनस y2 हो जाएगा। और अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हुआ तो रिजल्टेंट वेव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके बन रही होगी और वो हमें इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स, इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वेव्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया है।
तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन जो हमें नज़र आ रही है, हमने इसके दोनों हिस्सों को यहाँ पे देखा कि एक जगह पे दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स कर रही हैं और एक जगह पे ये दोनों वेव्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। जहाँ पे रीइंफोर्स कर रही हैं वहाँ पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया है और जहाँ पे कैंसल आउट कर रही हैं वहाँ पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो गया है। इस केस में अगर मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगी तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें हो गई, रीइंफोर्स करना और कैंसल आउट करना। इसी की बेस पे इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम इंटरफेरेंस को टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती हैं जो यहाँ पे हम लिखते हैं, टाइप्स। तो स्टूडेंट्स एक टाइप जो है हमारे पास इंटरफेरेंस की वो कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और स्टूडेंट्स दूसरी टाइप जो हमारे पास इंटरफेरेंस की है वो कहलाती है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स नाम से आपको पता चल रहा होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसी इंटरफेरेंस होती है जिसमें दो वेव्स जब आपस में मिलती हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टूडेंट्स वो इंटरफेरेंस होती है कि जिसमें जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप्स हैं। अब इसमें याद रखें कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे ये आपको ट्रांसवर्स वेव्स नज़र आ रही हैं, तो इन ट्रांसवर्स वेव्स में अगर आप देखें तो वेव वन का ये क्रस्ट है और इसी तरह से ये वेव टू का क्रस्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो क्रस्ट और क्रस्ट जब सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपका क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ रहा हो और जैसे ये ट्रफ है और ये ट्रफ है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ रहा हो, तो फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा हो कि क्रस्ट और ट्रफ ये ओवरलैप कर रहे हो तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और फिर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों को अलग अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं। किस तरह से? व्हेन टू वेव्स व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी traveling in the same direction superimpose to reinforce each other। तो स्टूडेंट्स क्या हो कि दो वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, सुपर इम्पोज करें इस तरह से कि एक दूसरे को री इन्फोर्स कर दें। तो स्टूडेंट्स इस तरह की इंटरफेरेंस हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। तो यहाँ से ही हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। व्हेन टू वेव्स of same frequency traveling in same direction superimpose to cancel each other, then such a type of interference is called destructive interference। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फ़र्क पता चल जाएगा। जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स किया जाएगा और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट किया जाएगा। और ये हो कब सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने याद रखनी है कि जब वेव्स ऐसे मिले कि क्रस्ट क्रस्ट पे आ जाए,
ट्रफ ट्रफ पे आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर ऐसे मिले कि क्रस्ट ट्रफ पे आ जाए, ट्रफ क्रस्ट पे आ जाए, तो इस केस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट से इस इन इन रिजल्ट्स को जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाले इन्हें जनरलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसमें हम लोगों ने इंटरफेरेंस को बाकायदा प्रॉपर अंदाज में सीखना है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है, हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी बुक की फिगर है, इसको बुक में भी आप देख सकते हैं, इसी अंदाज में बनी हुई है। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको अलग अलग हमें पहले समझना है। स्टूडेंट्स ये एक स्पीकर है जिसे हम लोग S1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक और स्पीकर है जिसे हम लोग S2 का नाम दे देते हैं। ये दो स्पीकर्स हैं साउंड जनरेट करने के लिए। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारे पास एक पावर एम्पलीफायर है। ये हमारा जो साउंड जनरेट हो रहा है उसे एम्पलीफाई करके हमारे स्पीकर्स को देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ऊपर है ये एक ऑडियो जनरेटर है। ऑडियो जनरेटर का काम क्या है कि हमें ये रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी का साउंड दे। तो स्टूडेंट्स अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अगर हम लोग देखें तो सबसे ऊपर हमारे पास ऑडियो जनरेटर है जो साउंड जनरेट करता है हमारी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी का, और नीचे एम्पलीफायर को प्रोवाइड करता है। एम्पलीफायर आगे दो स्पीकर्स को ये साउंड देता है और वो स्पीकर्स जो है इस साउंड को हर डायरेक्शन में भिजवा देते हैं। सो यहाँ पे जो आगे आपको नज़र आ रहा है ये साउंड है जो आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करता हुआ जाता है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो साउंड की वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जब आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो इनकी ट्रैवलिंग में कंप्रेशंस और उसके साथ साथ रेयरफेक्शंस होती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये साउंड जैसे S1 से साउंड निकल के हर डायरेक्शन में फैलता चला जा रहा है। हमने इस साउंड को समझाने के लिए वेव्स की फॉर्म में विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे इसे ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स इसमें देखें दो तरह की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। एक तो सॉलिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं और उसके साथ साथ आपको डॉटेड लाइंस बनी हुई भी नज़र आ रही होंगी। आप ऐसे समझ लें कि जो सॉलिड लाइंस हैं ये हमारी कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो डॉटेड लाइन हमें नज़र आ रही है ये हमारी रेयरफेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑल्टरनेटिवली अगर हम लोग देखते हैं तो कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, इसी अंदाज में हमारा जो साउंड है वो आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब हम समझ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, तो हमने देखा कि जो वेव्स हैं अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ जाए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और इसी तरह से अगर क्रस्ट पे ट्रफ आ जाता था तो हम उसे कहते थे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो उसी अंदाज में अगर हम इसे समझना चाहें तो आप कुछ देर के लिए कंसिडर कर लें कि ये जो हमारे पास सॉलिड लाइन है ये हमारे पास क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल जैसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। और हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ समझ भी चुके थे कि आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, होती बेसिकली दोनों एक ही हैं। अगर आप उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो आप क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको समझने के लिए सिर्फ ये समझते हैं कि जो सॉलिड लाइन है हमारे पास ये क्रस्ट है, और डॉटेड लाइन जो है ये ट्रफ है, यानी कंप्रेशन को हम लोग क्रस्ट का नाम दे रहे हैं और जो रेयरफेक्शन है उसे हम लोग ट्रफ का नाम दे रहे हैं। तो सिंस S1 से साउंड जनरेट होगा और आगे की तरफ और हर डायरेक्शन में फैल जाएगा। इसी तरह से जो S2 से भी साउंड जनरेट होगा वो भी इसी तरह से हर डायरेक्शन में फैल जाएगा। उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने अल्टरनेटिवली कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये सेंट्रल पार्ट देखें, हमने पूरे साउंड को तो रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन हमने कुछ ऐसा हिस्सा भी आपको दिखा दिया जहाँ पे ये दोनों साउंड्स ओवरलैप कर रहे हैं, यानी सुपर इम्पोज हो रहे हैं। और हमने सीखा है कि जब ये सुपर इम्पोज होते हैं तो उसके सुपर इम्पोज होने से ये कंस्ट्रक्टिवली भी मिल सकते हैं और डिस्ट्रक्टिवली भी मिल सकते हैं। अब अगर इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखें तो ये एक फिजिकल सेटअप है। इस फिजिकल सेटअप में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक माइक्रोफोन लिया और उस माइक्रोफोन को एक CRO के साथ अटैच कर दिया। स्टूडेंट्स हमें पता है कि माइक्रोफोन जो है वो किसी भी जगह पे मौजूद साउंड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर इस माइक्रोफोन को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक CRO के साथ। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है। ये हमारे पास किसी भी
सिग्नल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर सीआरओ की स्क्रीन हम लोग देखें तो उसके ऊपर एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा ड्रॉ हुआ होता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने माइक्रोफोन को सीआरओ के साथ अटैच किया है कि अगर माइक्रोफोन में साउंड सुनाई देगा तो हमारे सीआरओ की स्क्रीन पे वो साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव नज़र आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि साउंड को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसे वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे बनती हुई पीक्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं कि साउंड हमें सुनाई दे रहा है और अगर वो पीक नहीं होगी सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर तो इसका मतलब है कि हमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा। अब स्टूडेंट्स ये जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है, इस सेटअप पे हम लोगों ने एक पॉइंट माइक यूज़ किया। पॉइंट माइक क्या है कि जिस जगह पे वो माइक मौजूद होगा, अगर उस जगह पे कोई साउंड हुआ तो वो साउंड माइक कैप्चर करेगा और उस सिग्नल को भेजेगा सीआरओ पे और सीआरओ उस सिग्नल को डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स हम माइक लेते हैं और उस माइक को डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मूव कराते हैं उस रीजन में जिस रीजन में हमारा साउंड ओवरलैप कर रहा है। वैसे तो इस सारे रीजन में हमारा साउंड ओवरलैप कर रहा होगा लेकिन हमने जहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ओवरलैपिंग को हम उस रीजन में करते हैं। तो स्टूडेंट्स माइक को हम डिफरेंट जगहों पे प्लेस करते चले जाते हैं और सीआरओ पे उसकी रिकॉर्डिंग भी करते चले जाते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमें किस-किस तरह की वेव फॉर्म मिल रही है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमने कुछ पॉइंट्स लिए, जैसे हमने माइक्रोफ़ोन को इस जगह पे प्लेस किया और इसको हम लोगों ने पॉइंट P1 का नाम दे दिया। स्टूडेंट्स जब हमने माइक्रोफ़ोन को इस जगह पे रखा और साथ ही हम लोगों ने सीआरओ को देखा। तो सीआरओ जैसे आपको यहाँ पे उसकी स्क्रीन डिस्प्ले की जा रही है, सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर हमें एक सिग्नल बनता हुआ नज़र आया। वो सिग्नल किस तरह से बन रहा था सीआरओ की स्क्रीन पे? हमने देखा कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर तो हम नॉर्मली टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे वो सिग्नल होता है जिसे हम लेना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हमारा माइक्रोफ़ोन इस पॉइंट P1 के ऊपर पहुँचा तो हमारी जो सीआरओ की स्क्रीन थी, उस सीआरओ की स्क्रीन पे इस तरह से करके हमें एक वेव बनती हुई नज़र आई। अब ये वेव किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही है? वेव रिप्रेज़ेंट कर रही है कि इस जगह पे हमारे पास साउंड मौजूद है। क्योंकि माइक्रोफोन ने इस जगह से साउंड को कैप्चर किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सीआरओ को भेजा और सीआरओ ने उसे ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये किस पॉइंट की बात हो रही है? ये पॉइंट P1 की बात हो रही है जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर आगे की तरफ मूव करवाते गए। हमने डिफरेंट पॉइंट्स देखे और उन पॉइंट्स को मार्क करते गए और वहाँ पे देखते गए कि हमारे पास सीआरओ पे कोई रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग मूव करते-करते इस पॉइंट पे आए और इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया P2 का। P2 पे भी हमें इसी तरह की एक पीक नज़र आई, इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें साउंड सुनाई दे रहा था और इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से फर्दर मूव करते-करते लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट पे चले गए। जब हम इस पॉइंट पे चले गए, इस पॉइंट को हम लोगों ने P3 का नाम दे दिया और इस पॉइंट पे भी हमें साउंड सुनाई दिया। अब ये 3 पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे सामने लिखे हुए हैं, जिन 3 पॉइंट्स पे हमें साउंड सुनाई दिया और माइक्रोफ़ोन को हम डिफरेंट जगहों पे मूव करवाते थे। कुछ जगहों पे साउंड सुनाई देता था, कुछ जगहों पे साउंड सुनाई नहीं देता था। वैसे तो हम देखते हैं कि हर जगह पे साउंड मौजूद है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे हमें साउंड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा था जिसको ये प्लॉट कर रहे थे और कुछ पॉइंट पे साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। हमने देखा है कि ये ऐसा रीजन है जिस रीजन के ऊपर 2 साउंड्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, सुपर इम्पोज़ कर रहे हैं। तो इस सुपरपोज़िशन के रिज़ल्ट के तौर पे इंटरफेरेंस हो सकती है। अब इंटरफेरेंस हमें पता है 2 तरह की होगी, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और एक डिस्ट्रक्टिव। अब जिन जगहों पे हमें साउंड सुनाई दे रहा है, तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि उन जगहों पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है क्योंकि दोनों साउंड्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को रीइंफोर्स किया होगा और हमारे पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज कर गया होगा, इसलिए हमारे माइक्रोफोन ने वो साउंड डिटेक्ट किया और सीआरओ ने उस साउंड को डिस्प्ले करके दिखा दिया। अगर वहाँ पे साउंड ना होता तो माइक्रोफोन उसे डिटेक्ट भी ना करता और वो हमें सुनाई भी ना देता। तो फिर ये जो पॉइंट्स हमने इस जगह पे मार्क की हैं स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं कि जिन जगहों पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है क्योंकि यहाँ पे सीआरओ ये शो कर रहा है कि साउंड मौजूद है और साउंड तो वहीं पे मौजूद होगा जहाँ पे दोनों वेव्स ने एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिवली रीइंफोर्स किया होगा। अगर रीइंफोर्स ना किया होता, कैंसल आउट किया होता तो हमें यकीनन वहाँ पे कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता। तो स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है।
लेकिन हम इसकी कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें यहाँ पे नज़र आएगी और यही हमारा जो रिजल्ट होगा हम इसे जनरलाइज करेंगे और आगे अपने सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल किया करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट P1 की। अगर इस पॉइंट P1 की बात करें तो हमें साउंड सुनाई दिया था। अब साउंड सुनाई देने का मतलब ये है कि यहाँ पे हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस पॉइंट की बात करें तो ये है पॉइंट नंबर 1, जिसे हम लोगों ने P1 का नाम दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, P1 को ज़रा हम लोग गौर से देखते हैं। अब P1 के ऊपर हमारे पास दो वेव्स हैं। एक वेव वो है जो S1 से ट्रैवल करते करते यहाँ तक आई, और एक वेव वो है जो S2 से यहाँ तक ट्रैवल करते करते आई। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है, हम लोग ये चीज़ सीख चुके हैं कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, उनके दरमियान में जो फासला मौजूद होता है वो लैम्डा के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो इस चीज़ को नज़र आ सकता है हमें कि अगर हम कोई सी दो सॉलिड लाइंस देखें, जैसे कि मैंने ये दो सॉलिड्स लाइन देखी। अब दो सॉलिड्स लाइंस हमने बताया कि ये एक लाइन अगर क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है तो दूसरी लाइन भी क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये दो क्रस्ट्स हैं, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं ये दो ऑल्टरनेटिवली कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस हैं। तो इनके दरमियान जो फासला होगा स्टूडेंट्स वो तो होगा लैम्डा के बराबर, यानी वो वेवलेंथ के बराबर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर कोई सी दो डॉटेड लाइन ले लें तो उनके दरमियान भी जो फासला होगा वो भी लैम्डा के बराबर होगा, और कोई सी एक सॉलिड और एक डॉटेड लाइन अगर हम लोग ले लें और उनके दरमियान फासला देखें तो स्टूडेंट्स वो फासला होगा लैम्डा बाय 2 के बराबर, हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर। अब स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट P1 की। अब अगर S1 से जनरेट होते हुए साउंड को जब वो P1 तक पहुंचा है, हम लोग ये देखना चाहें कि उसने कितना फासला तय किया था, और फिर S2 से P1 तक आने आने तक साउंड ने वहाँ से यहाँ तक कितना फासला तय किया था, तो स्टूडेंट्स हम वो फासला यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर ये भी देख सकते हैं कि कौन से साउंड ने ज़्यादा फासला तय किया था, कौन सी वेव ने ज़्यादा फासला तय किया था। तो हमें नज़र आ रहा है S2 से आने वाली वेव ने ज़्यादा फासला तय किया था और S1 से जाने वाली वेव ने कम फासला तय किया था। तो हम इन दोनों फासलों के डिफरेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और वो जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, हम उस डिफरेंस को नाम देते हैं पाथ डिफरेंस का। यानी यहाँ पे दोनों वेव्स का जब इस पॉइंट P1 पे मिले हैं तो कितना पाथ डिफरेंस है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पाथ डिफरेंस है इस केस में, पाथ डिफरेंस, वो अगर स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो वो डिस्टेंस है जो S2 से P1 तक था, और एक वो डिस्टेंस है जो S1 से P1 तक था। तो अगर पाथ डिफरेंस निकालना हो स्टूडेंट्स तो हम इन दोनों डिस्टेंसेस को माइनस कर देंगे, यानी पाथ डिफरेंस किसके बराबर लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ये लिखा जा सकता है S2 P1 माइनस S1 P1, यानी एक ऐसी लाइन जो S2 से सीधी P1 तक लगाई जाए और एक ऐसी लाइन जो S1 से सीधी P1 तक लगाई जाए। इन दोनों लाइन की लेंथ्स जो है उन्हें माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वही अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं, अब इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर दो सॉलिड लाइन के दरमियान जो फासला है वो लैम्डा के बराबर है, तो हम देखते हैं कि P1 तक आते हुए हमारे साउंड ने जो S1 से चला था उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम देखते हैं कि पहली से दूसरी वेव तक आते हुए लैम्डा, दूसरी से तीसरी तक आते हुए एक और लैम्डा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा हो गया, यहाँ तक 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, और यहाँ तक आते हुए हमारी जो साउंड की वेव है S2 से उसने 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा फासला तय कर लिया था, 1 2 3 4 एंड 5। तो S2 से लेके P1 तक हमारी जो वेव ने फासला तय किया था स्टूडेंट्स, हम लोग उसे कह सकते हैं वो 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर S1 से P1 तक आती हुई वेव का फासला हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक
लैम्डा, 2 लैम्डा और फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 3 लैम्डा लैम्डा। तो S1 से लेके P1 तक जो फासला था वो था स्टूडेंट्स 3 लैम्डा के बराबर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे माइनस करते हैं तो 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है 2 लैम्डा। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट हम लोगों ने देख लिया जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, दो वेव्स आपस में मिल रही थी और रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा था जो सीआरओ ने हमें बताया। तो वहाँ पे जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स वो हमने देखा 2 लैम्डा के बराबर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर पॉइंट P2 की बात करें, हमने पॉइंट P1 को देखा, इसी तरह से सेकंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट P2 की, और P2 के लिए भी हम लोग यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इस केस में जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है, अब जो हमारे पास पॉइंट है वो है पॉइंट P2। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हमने पाथ डिफरेंस निकालना हो तो S2 P2 इसमें से हम लोग माइनस करेंगे S1 P2। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं कि देखें P2 तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमारे S2 से चलने वाली वेव ने। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड 4.5 लैम्डा। जैसे हमने देखा कि एक सॉलिड और डॉटेड लाइन के दरमियान जो फासला है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड 4.5 लैम्डा, यानी S2 से P2 तक का जो फासला है हम उसे कह सकते हैं 4.5 लैम्डा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम S1 से चलने वाली वेव की बात करें तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 3.5 लैम्डा। इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते हमारी वेव ने जो फासला तय किया है वो 3.5 लैम्डा के बराबर है। तो स्टूडेंट्स 4.5 लैम्डा में से 3.5 लैम्डा माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है 4.5 में से 3.5 माइनस करें तो हमारे पास लैम्डा बच जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस केस में जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया वो लैम्डा के बराबर आ गया। अब इसी चीज़ को अगर आप पॉइंट 3 पे भी करके देखें, हम उसको यहाँ पे वर्बली ही कर लेते हैं। देखिएगा ज़रा स्टूडेंट्स, S2 से अगर हम लोग चलते हैं तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा, P3 तक पहुँचते पहुँचते 4 लैम्डा का डिस्टेंस हो गया। और अगर S1 की बात करें, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड 6 लैम्डा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स S2 से P3 तक 4 लैम्डा और S1 से P3 तक 6 लैम्डा। तो हम इसे जब माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 लैम्डा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, 2 लैम्डा आया, माइनस का 2 लैम्डा आया। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स पे जब भी हम माइक्रोफोन को रखते थे तो हमें सीआरओ पे एक सिग्नल नज़र आता था, हम उन तमाम पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस निकालते चले गए। हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए दिखाया कि हमने देखा कि इन सारे केसेस में जो हमारे पास स्टूडेंट्स पाथ डिफरेंस आ रहा था, पाथ डिफरेंस आ रहा था स्टूडेंट्स, वो पाथ डिफरेंस हमेशा 0 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इस फॉर्म में आ रहा था। यानी जो डिफरेंस पाथ डिफरेंस हमारे पास आता था वो या 0 आता था, या प्लस माइनस लैम्डा आता था, या प्लस माइनस 2 लैम्डा आता था, या प्लस माइनस 3 लैम्डा आता था। ये कोई भी वैल्यू ऐसी थी जो लैम्डा की हमें मिलती जाती थी। पाथ डिफरेंस हमेशा हमारे पास लैम्डा का मल्टीपल आ रहा था। तो स्टूडेंट्स ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिन सारे पॉइंट्स पे हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो रही है वो कंस्ट्रक्टिव है, यानी हमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो हम यहाँ से फिर एक रिजल्ट बना सकते हैं कि हमारे पास उन तमाम पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है जिन तमाम पॉइंट्स पे हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो। और यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू हमारे पास होल नंबर्स में आती है स्टूडेंट्स, इस तरह से, वेयर n, इस केस में हमारे पास जो n है वो किसके बराबर हो सकता है, वो 0 के प्लस माइनस 1 के प्लस माइनस
2k एंड सो ऑन, ये इसके बराबर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन ये आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास पाथ डिफरेंस, जब भी दो वेव्स मिलेंगी, ओवरलैप करेंगी, हम उनका पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर तो वो पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाता है तो हमेशा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। और स्टूडेंट्स अगर गौर से देखिएगा, हमने कहा था स्टार्टिंग पे कि जो सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्रस्ट को, और जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है ट्रफ को। अगर आप पॉइंट P1 की बात करें तो देखिएगा P1 के ऊपर दो सॉलिड लाइंस मिल रही हैं। तो दो सॉलिड लाइंस का मिलने का मतलब ये है कि इस जगह पे दो क्रस्ट्स आपस में मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आता है तो फिर तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होती है, और अब आपने देखा कि वहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या बन रहा है। इसी तरह से अगर पॉइंट P2 की बात करें तो उस पॉइंट P2 के ऊपर एक ट्रफ दूसरे ट्रफ से मिल रहा है, दो डॉटेड लाइंस वहाँ पे आपस में मिल रही हैं। तो जहाँ पे दो डॉटेड लाइंस मिल रही हैं, दो ट्रफ्स मिल रहे हैं, तो ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए। और यही हमें इस CRO ने भी दिखाया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट था हमारे पास कि कंडीशन क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट पे आ जाए या ट्रफ ट्रफ पे आ जाए, हमारे माइक्रोफोन ने हमें साउंड दिखाया और हमने वहाँ पे पाथ डिफरेंस निकाल के देखा तो वो पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल आ गया। मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल होगा। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे हो रही थी। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर हम देखें, बल्कि इसकी कंडीशन देखें, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो स्टूडेंट्स अगर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखें तो वो हमें उस वक्त पता चलेगी जिस वक्त हम माइक्रोफोन को उन जगहों के ऊपर प्लेस करके देखें जिन जगहों पे हमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। अब स्टूडेंट्स इतना तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वो सारी जगह हमने देखी थी जिन जगहों पे क्रस्ट क्रस्ट पे आ रहा था या जिन जगहों पे ट्रफ ट्रफ पे आ रहा था। अब स्टूडेंट्स अगर हम माइक्रोफोन किसी ऐसी जगह पे प्लेस करके रखें जिस जगह पे हमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता हुआ नजर आ रहा हो, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम अपने माइक्रोफोन को इस जगह पे प्लेस करते हैं। ये मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट P4 का। और जब स्टूडेंट्स इस पॉइंट P4 पे हमने अपने माइक्रोफोन को प्लेस किया और CRO की जो स्क्रीन है, अगर हमने उस स्क्रीन के ऊपर देखा तो स्टूडेंट्स हमें CRO की स्क्रीन के ऊपर कोई भी सिग्नल नज़र नहीं आया। वहाँ पे हमारी जो स्क्रीन थी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में इस तरह से नज़र आना शुरू हो गई। ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट P4 की। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब था कि यहाँ पे हमारे माइक्रोफोन ने कोई भी साउंड डिटेक्ट नहीं किया। अब साउंड डिटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे साउंड तो मौजूद है, जो S1 से भी आ रहा है और S2 से भी आ रहा है, और दोनों साउंड्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी आसानी के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये वो वाला पॉइंट था जिस पॉइंट पे दोनों साउंड्स ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल आउट कर दिया था। और हम देख भी सकते हैं यहाँ पे कैंसल होना चाहिए क्योंकि एक सॉलिड लाइन एक डॉटेड लाइन से मिल रही है। तो जब सॉलिड और डॉटेड लाइन्स मिलेंगी तो मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ रहा है। जो हमने सुपरपोज़िशन का प्रिंसिपल देखा था कि अगर क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आ जाए तो उस जगह पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट P4 एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इस वजह से हमारा CRO कोई साउंड भी हमें नहीं दिखा रहा है। इस जगह पे दोनों साउंड्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया। तो स्टूडेंट्स फिर अगर इस जगह पे हम लोग पाथ डिफरेंस देखना चाहें, हम इस पॉइंट की बात करते हैं जिस पॉइंट को हम लोगों ने 4 का नाम दिया एट पॉइंट P4। तो स्टूडेंट्स P4 पे अगर हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाथ डिफरेंस।
पाथ डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, हम P4 पे, तो हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो हमारा साउंड S2 से चलते चलते P4 तक पहुंचा, तो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, अगर उस डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो वो है S2P4। और इसी तरह से वो डिस्टेंस जो S1 से P4 तक है वो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा S1P4। तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 3.5 लैम्डा। यानी अगर S2 से P4 तक हम लोग जाते हैं तो 3.5 लैम्डा हमारी वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3.5 लैम्डा। और स्टूडेंट्स इसी तरह S1 से वहां तक पहुंचते हुए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड 5 लैम्डा। तो उधर तक जाते जाते जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो है स्टूडेंट्स 5 लैम्डा। अब स्टूडेंट्स अगर 3.5 लैम्डा में से 5 लैम्डा को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा -1.5 लैम्डा। स्टूडेंट्स इस तरह का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोई और पॉइंट भी लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे। कोई एक और पॉइंट लेते हैं जिस जगह पे हमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला, और स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं P5 का। अब इस P5 पॉइंट के लिए भी अगर हम लोग पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहें, तो स्टूडेंट्स बात हो रही है यहाँ पे पॉइंट P5 की। तो स्टूडेंट्स P5 का जो पाथ डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आएगा वो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, S2P5 यानी S2 से P5 तक, और फिर इसमें से हम लोग माइनस करेंगे S1P5। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस डिस्टेंस को यहाँ पे देखते हैं, S2 से अगर हम लोग चलें तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड 5 लैम्डा। P5 तक आते हुए 5 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं 5 लैम्डा। और इसमें से हमें माइनस करना है S1 से यहाँ तक। तो S1 से देखिए अगर हम लोग लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 3.5 लैम्डा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -3.5 लैम्डा। और स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं 5 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही 1.5 लैम्डा स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो हम रिजल्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमने 2 पॉइंट्स के लिए देखा। हमने और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे CRO को प्लेस किया, जैसे यहाँ पे हमने 4 पे प्लेस किया, 5 पे प्लेस किया, उन सारे पॉइंट्स पे प्लेस किया जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास एक सॉलिड और एक डॉटेड लाइन मिल रही थी। तो हमने देखा उन सारे पॉइंट्स में जब भी हम पाथ डिफरेंस की बात करते थे तो पाथ डिफरेंस में हाफ लैम्डा आता था, यानी वो फ्रैक्शन में आता था। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जहाँ पे क्रस्ट ट्रफ पे मिल रहा था, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। तो स्टूडेंट्स हमने इसका रिजल्ट जब निकाला तो हमें पता चला इन सारे पॉइंट्स में जो पाथ डिफरेंस है, जो पाथ डिफरेंस बनता है स्टूडेंट्स, वो पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्डा बाय 2 का एक मल्टीपल बन रहा था। और जो लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल था यहाँ पे, जैसे ये n आपके सामने लिखा हुआ है, ये n ऑड मल्टीपल था। यानी जो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती थी वो n की वैल्यू +-1 या +-3 या +-5 इस तरह की वैल्यूज आ रही थी। यानी इस केस में हमें पता चला कि जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी उन तमाम जगह पे हमारे पास 2 वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस था वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल था। जैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो अगर n की जगह हम 1 सब्सटीट्यूट करते हैं प्लस का, तो हमारे पास ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा। और अगर हम माइनस का सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसी तरह से हमें डिफरेंट पाथ डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 के ही मल्टीपल्स हमें मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को अगर हम लोग देखें तो इस फॉर्मूले को एक और अंदाज में भी लिखा जा सकता है। ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे भी लिखा जा सकता है, पाथ डिफरेंस स्टूडेंट्स ये इक्वल आएगा 2n + 1 इंटू
लैम्डा बाय 2। तो स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले को हम इस अंदाज में लिखें 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2, तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 0 +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि अगर n की जगह हम लोग 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, अगर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। यानी ये दो फॉर्मूले हमारे पास एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, चाहे हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें। ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास ऑड मल्टीपल्स की फॉर्म में आएगी, और अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो होल नंबर्स के अंदर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी चीज़ को समराइज़ करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हम अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में पता लगाना चाहें कि कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो बहुत आसान तरीका है, हम सिंपली पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आ जाता है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, और अगर वो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल आ जाता है तो वहाँ पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। यही हमारा टेस्ट है इंटरफेरेंस को चेक करने का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इंटरफेरेंस, जिसमें हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होंगी, उनकी कंडीशंस क्या होंगी, और एक एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने इसे करके देखा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।